Hello students, welcome back again. Plus 2 class Geography, chapter number 10, Human Settlement. Okay, you have read about same as chapter in previous book, part number 1, part A, Indian People and Economy, chapter number 4. Same name था Human Settlement. ठीक है. In now at present we are discussing about in this chapter from book Fundamental of Human Geography World book. Okay, ये वर्ल्ड लेवल पर है, इसमें सेम चैप्टर हैं बट इसमें कुछ 50% जो मैटर है वो सेम है ह्यूमन सेटलमेंट के. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियाँ. ठीक है. अब ह्यूमन सेटलमेंट है किस टाइप का है, जहाँ भी ये पीपल जहाँ रहते हैं उनका सब सेटलमेंट है, चाहे वो हट्स में रहे, चाहे वो टेम्परेरी मकान बना कर रहे, चाहे परमानेंटली बना कर रहे, चाहे वो सिटीज़ में, टाउन में, रूरल अर्बन एरिया जहाँ भी रहे, वो सभी सेटलमेंट्स हैं. ठीक है. चाहे वो हाई बिल्डिंग्स हो जैसे कि आप इस सीन में देख पा रहे हैं, चाहे वो कच्चा मकान हो और चाहे वो हाई मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग हो. ठीक है. वो सब सेटलमेंट है, चाहे हिल एरिया में हो, चाहे किसी प्लेन एरिया में हो, चाहे डेवलप्ड एरिया में हो, चाहे डेवलपिंग एरिया में हो, वो सब कंप्लीट सेटलमेंट में इंक्लूड होते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट अपसाइड दिस चैप्टर completely. We all live in cluster of houses. हमें सबको पता है कि हम सभी लोग घरों के एक साथ नज़दीक जो क्लस्टर्ड एरिया होता है उसके अंदर रहते हैं. ठीक है. और ह्यूमन बीइंग इज़ ए सोशल एनिमल, आपको ये भी पता है, वो भी अपने अकॉर्डिंग सोसाइटी में एक साथ मिलकर बना रहता है. यू मे कॉल इट ए विलेज, ए टाउन और ए सिटी. हाँ, वो कोई भी हो सकता है, किसी सिटी में, विलेज में, टाउन में. ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट. ठीक है. एग्जाम्पल है यहाँ पर कि गिव 1 or 2 एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट. तो यू नो वेरी वेल द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज बेसिक टू द ह्यूमन जोग्राफी because the form of settlement in any particular region reflect the human relationship with the environment. ये हमें पता है कि ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उस चीज़ को जानने के लिए हमें उनकी सेटलमेंट को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है. कि सेटलमेंट से हमें पता चलता है कि किस एरिया में किस तरह का सेटलमेंट है और वहाँ पर किस तरह की इकोनॉमिक है. ए ह्यूमन सेटलमेंट इज़ द डिफाइंड एज द प्लेस ऑफ द इनोवेटेड मोरल लॉस परमानेंटली. ठीक है. हमें पता है कि ह्यूमन सेटलमेंट है कहीं ऐसा प्लेन एरिया है जहाँ इनहेबिटेटेड है, कहीं यानी कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, कहीं बहुत कम हैं. ये भी क्लियर बात है क्योंकि वो उसके पीछे जियोलॉजी सिस्टम जो है, कहने का मतलब जो हमारा जो सिस्टम है, जो जिसमें जोग्राफिकली कंडीशंस पाई जाती हैं. ठीक है. नाउ द हाउसेज में बी द डिज़ाइंड और द रीडिज़ाइंड. ठीक है. ये भी हमें पता है कि घरों को डिज़ाइन भी किया जाता है, रीडिज़ाइन भी किया जाता है समय समय पर. सभी के जो उनके सेटलमेंट सिस्टम के जो रहने की जगह है, उनका कंप्लीट जितना भी जो आर्किटेक्ट सिस्टम होता है, जो वास्तुकला होती है, वास्तुकार जो लोग होते हैं, जो उनके नए नक्शे होते हैं, बनाते हैं, वो सब टाइम पर बदलते रहते हैं. बिल्डिंग में भी द अल्टर्ड, बिल्डिंग हो सकती है ऊंची, फंक्शंस में चेंज बट सेटलमेंट कंटिन्यूस इन टाइम एंड स्पेस. ये क्लियर बात है, कुछ भी चेंज होता रहे लेकिन समय के साथ सब कुछ सेटलमेंट है वो टाइम टू टाइम हमेशा बदलता आया है. There may be some settlements which are the temporary and are occupied for the short period, may be a season. ये भी क्लियर बात, हमने कई बार देखा है कि सेटलमेंट कुछ ऐसे होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं या एक सीज़न के लिए होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं. ऐसे एग्जांपल आपको ये भी ले सकते हैं. जो शेफर्ड लोग होते हैं, गडरी होते हैं, वो देखा होगा आपने, कुछ टेंट लगा कर रहते हैं, कुछ टेम्परेरी सिस्टम से, कुछ सीजन के अकॉर्डिंग. तो सभी के सभी कम्प्लीटली ये ज़रूरी नहीं कि वो टेम्परेरी और परमानेंट हो सकते हैं, कोई भी किसी तरह के भी. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द रूरल अर्बन डिक्टोनमी. ठीक है. तो कि हम पता लगाएंगे अब कि एट प्रेजेंट की जो रूरल और अर्बन एरिया है उसमें दोनों में किस तरह का जो सेटलमेंट है और उसका किस तरह का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है, बताया गया है. इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट द सेटलमेंट कैन बी डिफरेंटिनेटेड इन द टर्म ऑफ द रूरल एंड अर्बन्स. हमें पता है हर जगह अलग अलग पाया जाता है. ठीक है. बट देयर इज़ नो कंसिक्वेंसेस ऑन वाट एक्चुअली डिफाइंस विलेज और टाउन. ये कंसिस्टेंस का मतलब नहीं है कि कहने का मतलब कि हमें ये पता लगाना है कि डिफ़ाइन करना है कि विलेज है या टाउन है. इसका हमें कैसे पता चले कि सेटलमेंट किस टाइप का है, विलेज टाइप का है या टाउन टाइप का है. ये कॉन्सिक्वेंस बना रहता है हमारे बीच में, कहने का मतलब एक सस्पेंस सा बना रहता है कि किस तरह का हम कैसे पता लगाएं किसी चीज़ को. although population size is or important
क्राइटेशन मतलब कहने का मतलब पॉपुलेशन को देखकर करें कि किस जगह पर पॉपुलेशन कम और ज़्यादा है, ठीक है। इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल क्राइटेशन, ये भी क्लियर नहीं है कि भाई पॉपुलेशन को देख करके हम बताएंगे कि ये अर्बन और रूरल एरिया है। सिंस मैनी विलेज इन द डेंसिटी पॉपुलेटेड कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, ऐसा भी देखने को मिला है कि विलेज एरिया है, रूरल एरिया, उसमें बहुत ज़्यादा लोग काफ़ी यानी कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। एंड चाइना हैव पॉपुलेशन एक्सीड दैट ऑफ द सम टाउन्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी क्लियर बात है। इंडिया में, चाइना में और कुछ एक एरिया जैसे टाउन जो वेस्टर्न यूरोप है, यूनाइटेड स्टेट ऐसे एरिए हैं जहाँ पर ये भी देखा जाता है कि कुछ एक एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर हाई पॉपुलेशन वाला पार्ट पाया जाता है। कहने का मतलब वो रूरल एरिया होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा हाई पॉपुलेशन वाला होता है। एट वन टाइम पीपल लिविंग इन द विलेजेस फर्स्ट एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़, हमें पता है कि समय ये भी था कि जो विलेजेस लोग रहते हैं लोग मोस्टली वो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम करते हैं और एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा होती है और प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी की जाती है। बट ट्रेडिशनली इन द डेवलप्ड कंट्रीज़ लार्ज सेक्शन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन रेफर टू द लिव इन द विलेजेस एवं थॉट दे वर्क इन द सिटीज़, और ये भी हमें पता है कि बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर जितनी पॉपुलेशन होती है जो विलेजेस में रहती है, लेकिन वो मोस्टली वर्क क्या करते हैं, सिटीज़ में करते हैं। इंडिया के अंदर ऐसा मोस्टली है कि वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते थे और आज भी मोस्टली करते हैं। उनमें से ही ओनली 20 और 25% होते हैं जो सिटीज़ में वर्क करने के लिए जाते हैं, अदरवाइज़ वो अपनी प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाउन एंड विलेजेस इज़ दैट इज़ टाउन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ द रिलेटेड द सेकेंडरी एंड द टर्सरी सेक्टर, ये क्लियर बात है कि अगर हम किसी भी एरिया के टाउन की अगर बात करते हैं तो वहाँ की वो जो एक्टिविटीज़ हैं, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं, उनके सेक्टर के अकॉर्डिंग ये सेक्टर हैं। 3 सेक्टर आपको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होते हैं। तो सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर के जो वर्क करने वाले होते हैं वो मोस्टली हम कह सकते हैं कि वहाँ के जो टाउन एरिया है। वाइल इन द विलेजेस मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन द प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, आपको पता है कि गाँव में रहने वाले लोग मोस्टली क्या होते हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही लगे रहते हैं, सच एज एग्रीकल्चर, फिशिंग, लबरिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एट्सेट्रा, जो आपको पता अच्छी तरह से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सब अर्बनाइजेशन क्या है, एक बॉक्स है यहाँ पर कि उप शहरीकरण जिसको बोल सकते हैं हम, उप शहरीकरण क्या है। अब बिग सिटीज़ के पास में जो स्मॉल विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, कुछ एक ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे अपने आप डेवलप होता चला जाता है, ठीक है, और वो एरिया काफ़ी डेवलप होने से ऑटोमेटिकली वो एक बिग सिटीज़ के नाम से जुड़ जाता है। इट इज़ ए न्यू ट्रेंड ऑफ पीपल मूविंग अवे फ्रॉम congested urban areas to cleaner areas outside the city in search of the better quality of living, ये भी क्लियर बात है कि आज कंजेस्टेड एरिया होता है शहरों के अंदर, वहाँ से लोग निकल कर के आउटसाइड एरिया में रहने लग जाते हैं अच्छी क्वालिटी और बेस्ट एयर के लिए। इम्पोर्टेंट suburbs that develop around major cities and the everyday thousands of people commute from their homes in the suburbs there the workplace or the cities, कहने का मतलब बड़े बड़े शहरों के पास में जो लोग डेली अपना आवागमन करते हैं, आते हैं और जाते हैं वर्क करने के लिए, थाउजेंड्स में, हज़ारों लोगों के बीच में, तो इस तरह के जो उनके घर होते हैं तो वो अपने बिग सिटीज़ के आसपास में होते हैं जो वर्क के लिए वो डेली एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। कम ऑन पेज नंबर 92, यस on page number 92, differentiation between the rural and the urban on the basis of the function are more meaningful even though there is the no uniformity in the hierarchy of the function provide the rural and the urban settlements। ये क्लियर बात है कि हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम कि डिफरेंस अगर किसी वर्क को लेकर करते हैं तो उसमें भी वेरिएशन पाया जाता है कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में लोग किस तरह का काम करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, पेट्रोल पंप आर कंसिडर्ड एज ए लोअर ऑर्डर ऑफ द फंक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में कोई भी पेट्रोल पंप पर काम करता है उसके वर्क को बिल्कुल लोअर ऑर्डर के रूप में माना जाता है। ये तो प्राइमरी एक्टिविटी वाला वर्क है, ये तो बिल्कुल ही यानी कि बिल्कुल छोटा वर्क है। इट इज़ एन अर्बन फंक्शन इन इंडिया, और जो कि इंडिया के अंदर ये काफ़ी अर्बन फंक्शन है, शहरी काम है, ठीक है। अब देखिए किस तरह कितना ज़्यादा यानी कि डिफरेंस पाया जाता है। तो फंक्शन के रूप में करें या किसी सिटीज़ और शहर और अर्बन और रूरल एरिया में डिफरेंस करें, वो पॉपुलेशन को लेकर करें या उनके वर्क को लेकर करें, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इवन विद इन ए कंट्री रेटिंग ऑफ द फंक्शन में वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजनल इकोनॉमी। हमें पता है कि हर एक कंट्री के अंदर भी
हर एक जगह पर फंक्शन भी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर किए जाते हैं। कुछ कम खर्चे करते हैं, कुछ ज़्यादा खर्चे करते हैं। कुछ लोग रूरल एरिया में रहते हुए भी वीआईपी की तरह से रहते हैं, अर्बन की तरह से रहते हैं। और कुछ अर्बन में ऐसे लोग रहते हैं जो कि जैसे कि रूरल एरिया की तरह से होते हैं। ये जो डिफरेंस है काफ़ी पाया जाता है हर जगह पर। फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द विलेज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ मे बी द कंसिडर रेयर ऑफ द विलेज ऑफ द डेवलपिंग एंड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। अब ये ध्यान दीजिए कि जो विलेजेस के अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो विलेजेस के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़, तो कहने का मतलब जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं देती है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो हमारे आज अर्बन एरियाज़ की जो फैसिलिटी है, ऐसी तो वहाँ के विलेजेस की फैसिलिटीज़ हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, तो कहने का मतलब हमारे गाँव जैसे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ के तो शहर है, उन शहरों में हमारे गांव जैसा काम हो रहा है। कहने का मतलब इंडियन विलेजेस की तरह से अगर हम कम्बिनेशन करके उसको हम चेक करें तो क्लियर बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो विलेजेस में वर्क होता है, ऐसा वर्क वहाँ नहीं होता। वहाँ तो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो सिटीज़ हैं, ऐसे तो वहाँ पर विलेजेस हैं। द सेंसस ऑफ इंडिया 1991 डिफाइन अर्बन सेटलमेंट एज ऑल प्लेसेस विच हैव म्यूनिसिपलिटी। अब सेंसस 1991 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया था कि सेटलमेंट क्या होगा। ऑल प्लेसेस विच हैव द म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन कंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी एंड हैव ए मिनिमम population of 5,000 person, at least 75% of male worker are engaged in non-agriculture pressed and a density population of the at least 400 person per square kilometer are urban। ध्यान दीजिए कि इंडिया में क्लियर किया गया था कि 1991 में कि 5,000 पर्सन जिस एरिया में है, यानी कि जिस विलेज के अंदर है, विलेज की बात कर रहा हूँ मैं मोस्टली, विशेषतर जिसमें म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन कंट्रोलमेंट बोर्ड नोटिफिकेशन एरियाज़ कमेटी, ये सब एरियाज़ को लिया गया था कि जो एरिया जहाँ भी 5,000 पर्सन है और उस 5,000 पर्सन में से 75% लोग हैं जो मेल, वो भी मोस्टली, फीमेल की बात नहीं है, मेल जो वर्कर हैं जो कि नॉन एग्रीकल्चर वर्क में लगे हुए हैं, ऐसे एरियाज़ को पूरी तरह से उसको अर्बन एरिया कहा जाएगा। यानी कि इंडिया में ये समझिए 5,000 से अबव अगर पॉपुलेशन हो जाती है किसी विलेज की तो उसको टाउन कहा जाएगा। बात यहाँ सामने आती है, ठीक है। टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट्स। अब टाइप्स और पैटर्न कौन कौन से हैं सेटलमेंट्स की हम बात करेंगे। सेटलमेंट्स में ऑल्सो बी क्लासिफाइड बाय देयर शेप। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे। आकृति के आधार पर भी हो सकते हैं। पैटर्न टाइप्स, उनकी जो टाइप होती है, ठीक है, प्रकार मतलब जिसको बोलते हैं किस प्रकार के हैं। शेप होते हैं आकार, ठीक है। द मेजर टाइप्स क्लासिफाइड बाय शेप्स आर, उसमें से शेप्स के लेवल पर हम लेके सबसे पहले शेप वाले पढ़ेंगे, फिर पैटर्न्स टाइप्स वाले पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हैं नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, ठीक है। पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। अब कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड होते हैं काफ़ी गच्छित यानी कि गहन, जो बिल्कुल नज़दीक काफ़ी ज़्यादा हाउसेज होते हैं, जैसे लाइक विलेजेस, सिटीज़, ऐसे लोग होते हैं जो नज़दीक होते हैं। दीज सेटलमेंट्स आर दोज इन विच लार्ज नंबर ऑफ द हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। सच सेटलमेंट्स डेवलप अलॉन्ग रिवर वैलीज। ऐसे कहाँ मिलेंगे मोस्टली? ये रिवर वैलीज़ के आसपास के एरिया में मिलेंगे, इन फर्टिल प्लेन्स के आसपास के एरिया में मिलेंगे मोस्टली, ऐसा होता है, ठीक है। कहाँ मिलेंगे ये जो सेटलमेंट है? ये रिवर वैलीज़ और फर्टिल प्लेन्स एरिया में मोस्टली मिलेंगे। कम्युनिटीज़ आर क्लोजली नाइट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशन। और वहाँ के जो समुदाय होता है उनका मोस्टली एक जैसा ही वर्क होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आप छोटा सा आप देख रहे हैं नीचे फिगर नंबर 10.1, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 92 अपसाइड। ओके, नाउ डिस्प्रेस्ड सेटलमेंट्स। नंबर 2 है डिस्प्रेस्ड सेटलमेंट। अब एक ऐसा सेटलमेंट, ये है शेप के लेवल पर हमने बात की अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। टाइप्स क्लासिफाइड विद द शेप आर, ठीक है। तो शेप में किस तरह के हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं?
तो यहाँ पर डिस्प्रेस सेटलमेंट का मतलब होता है कि दूर दूर सेटलमेंट होना, बिखरी हुई बस्तियाँ जिसको कह सकते हैं, ठीक है। इन दीज सेटलमेंट्स हाउसेज आर स्पेस्ड फार अपार्ट एंड ऑफन इंटरस्प्रेस्ड विद फील्ड्स, यानी कि लगभग दूर दूर के एरिए में जहाँ घर होते हैं, हाउसेज बने रहते हैं, मकान बने रहते हैं, ठीक है, दूर दूर के एरिए में। तो इस तरह के जितने भी जो एरिया होता है, सेटलमेंट होता है, उसको हम डिस्प्रेस सेटलमेंट कहते हैं। हाउसेज आर स्पेस्ड फार अपार्ट एंड ऑफन इंटरप्रेस्ड विद फील्ड्स, ठीक है, खेतों के आकार के अकॉर्डिंग। ए कल्चरल फीचर सच एज ए प्लेस ऑफ वर्शिप और मार्केट, और ऐसे कोई स्थान होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, जो अपने सांस्कृतिक अपनी विशेषताओं के आधार पर होते हैं, वर्शिप और कोई मार्केट टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। बाइंड आर द सेटलमेंट टुगेदर, और कोई वर्शिप एरिया है या कोई मार्केट है, वही एक ऐसा प्लेस होता है इस एरिया में डिस्प्रेस सेटलमेंट में, जो इन लोगों को सबको एक साथ इकट्ठा करता है, ठीक है। वरना बाकी सभी लोग तो अपने अपने एरिया में रहते हैं, कोई फेयर हो गया या कोई मंदिर है कोई, ठीक है, या कोई और कोई मार्केट है, तो वहीं लोग ज़्यादातर मोस्टली आपको इकट्ठे मिलेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं मिल सकते हैं। तो ये होता है जैसे कि हिल एरियाज़ होता है, उस एरिया में डिस्प्रेस सेटलमेंट आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रूरल सेटलमेंट की, आगे बात करते हैं हम। रूरल सेटलमेंट, अब आप पता है रूरल सेटलमेंट क्या होता है, आप रूरल एरिया में रहते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, जो कुछ अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है। तो रूरल सेटलमेंट आर मोस्ट क्लोजली एंड द डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, ये अपने लैंड पार्ट से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर मोस्ट यानी कि ऑक्यूपेशन होता है। दे आर डोमिनेटेड बाय द प्राइमरी activities such as the agriculture, animal husbandry, fishing, etc. The settlement size is the relatively small. Some factors affecting the location of rural settlements are, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रूरल एरिया के सेटलमेंट को इफेक्ट करते हैं। उनमें से हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं वाटर सप्लाई, ओके, साइटिंग नियर वाटर, आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वाटर सप्लाई आपको पता है कि शायद हम सबसे पहले अगर सेटलमेंट की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, इंडस रिवर थी, उसके आसपास के एरिया में सबसे पहले जो हम देख सकते हैं सेटलमेंट, जो मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, ठीक है, आपने समझा होगा, पढ़ा होगा, लोथल, ये सब जानते हैं आप, वो सेटलमेंट हुआ करता था। उसी तरह से की बात करते हैं वाटर सप्लाई है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्टिंग करता है लोकेशन ऑफ द रूरल सेटलमेंट को इफेक्ट करता है। कैसे? वाटर सप्लाई, unusually rural settlements are located near water bodies such as river, lake, springs where water can be easily obtained. Sometimes the need for water drives people to settle in otherwise disadvantaged sites such as the islands surrounding by the swamps or low-lying river banks. कहने का मतलब जो लोग मोस्टली जो वाटर बॉडीज़ के नियर अबाउट रहते हैं, वो आसपास में वो काफ़ी अपने आप को यानी कि केयरफुल समझते हैं कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमारे पास पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बट जिस एरिया में वाटर नहीं होगा, एक क्लियर बात है, वहाँ सेटलमेंट नहीं हो सकता। मोस्ट वाटर बेस्ड वेट पॉइंट सेटलमेंट, अब ये अंडरलाइन कर लीजिए, वेट पॉइंट सेटलमेंट, व्हाट इज़ द वेट पॉइंट सेटलमेंट, ठीक है। मोस्टली इन रूरल और अर्बन एरियाज दोज सेटलमेंट्स आर सेटल इन द नियर ऑफ द वाटर बॉडीज़. These all settlements are known as the wet point settlement. Have many advantages such as water. अब wet point settlements के बहुत से advantages होंगे, ये न्यू नेम है wet point settlement, वाटर सप्लाई के अकॉर्डिंग जो वाटर सप्लाई के आसपास के एरिया में जो रहने वाले लोग होते हैं उनको wet point settlement कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं? कम ऑन पेज नंबर 93। ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग. Rivers and lakes can be used to irrigate farmland. Water bodies also have the fish which can be caught for the diet and the navigable. The rivers, lakes can be used for the transportation. सारा काम आ गया। क्या क्या यूजेज रहते हैं बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ठीक है। और उसके साथ साथ में आपको पता है इरीगेट फॉर्म होते हैं, उनको इरीगेट करने के लिए होता है, ठीक है। और ये कंप्लीट हो गया है कि फिशिंग वगैरह होती है और नेविगेट जो रिवर्स होती हैं, कहने का मतलब जो रिवर्स होती हैं मोस्टली उनके अंदर वो अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी करते हैं। अब चलते हैं लैंड की तरफ। लैंड पार्ट है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं एट प्रेजेंट, यू नो वेरी वेल। ये हमारे पास हैं जो कंप्लीट फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं जो लोकेशन रूरल सेटलमेंट को, उसकी बात कर रहे हैं। तो लैंड है, पीपल चूज
टू सेटल नियर द फर्टिल लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर वर्क होता है, उसके लिए मोस्टली जो फर्टिल एरिया होगा उसके पास ही वो रहना ज़्यादा यानी कि पसंद करते हैं। इन यूरोप विलेजेस ग्रीव अप नियर रोलिंग कंट्री अवॉइडिंग स्वैम्प low lying land, while people in Southeast Asia choose to live near low lying river valley। अब यहाँ देखिए यूरोप के अंदर विलेजेस होते हैं वो इस एरिया से बिल्कुल दूर रहते हैं कि यहाँ पर पानी ज़्यादा है, रूलिंग कंट्री एरिया है, अवॉइडिंग स्वैम्पी, मॉइस्चर ज़्यादा बना रहता है, ठीक है, यहाँ के मक्खी मच्छर ज़्यादा हैं। तो लो लाइंग लैंड वाइल पीपल लो लाइंग लैंड में रहते हैं, वाइल पीपल इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया आप समझ रहे लाइक इंडिया आप कह सकते हैं, चूज टू लिव नियर लो लाइंग रिवर वैली एंड द कोस्टल पॉइंट्स स्टेटेड फॉर द वेट राइस कल्टिवेशन। अब यहाँ देखिए क्योंकि इनको तो अपना एग्रीकल्चर वर्क करना है ना, तो ये तो वहीं लोग मोस्टली ज़्यादा रहेंगे। आज बिहार में, वेस्ट बंगाल में जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखें तो ये देखने को मिलती है मोस्टली। तो क्या रीज़न है? वही रीज़न यही है, वहाँ का जो लैंड पार्ट, वहाँ का जो कल्टिवेशन सिस्टम और मोस्टली राइस, ठीक है, और वहाँ पर हेवी रेनफॉल भी होती है उस एरिया में, तो मोस्टली सब चीज़ें सामने आती है। अर्ली सेटलर्स यूज प्लेन एरिया विद फर्टिल सॉइल्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुराने समय में जितने भी लोग सेटल हुए थे, जो बस्तियाँ बसी थी, वो क्या थी? प्लेन एरिया के आसपास और जहाँ फर्टिलिटी अच्छी हो, और प्लेन एरिया है, फर्टिलिटी अच्छी है, तो ये भी क्लियर बात है कि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी भी मिलेगी, ये भी क्लियर बात है। वरना ऐसा नहीं कि डेजर्ट एरिया है और फर्टिल है, अब डेजर्ट एरिया फर्टिल नहीं हो सकता, क्लियर। तो अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, अपलैंड, ठीक है। अपलैंड विच इज़ नॉट फॉर द फ्लडिंग वॉल्स चूजन टू द प्रिवेंट डैमेज ऑफ द हाउसेज एंड द लॉस ऑफ लाइफ, ये भी क्लियर बात है कि ज़्यादा ऊंचाइयाँ जो होती हैं, हाई एरिया होता है, उसको भी ज़्यादा लोग यानी कि पसंद करते हैं वहाँ पर रहना, क्योंकि उसके पीछे रीज़न होता है कि जब कभी फ्लड वगैरह आती है तो उस समय उनको आराम से उससे बच सकें, ठीक है, अपने हाउसेज को और अपनी लाइफ को डैमेज होने से बचा सकें। थस इन लो लाइंग रिवर बेसिन पीपल चूज टू सेटल द टेरेस एंड लिव्स विच आर ड्राई पॉइंट्स, इसलिए काफ़ी लोग जो होते हैं वो ड्राई पॉइंट्स एरिया में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। पुराने समय की अगर बात करना चाहें, इन ट्रॉपिकल कंट्रीज पीपल बिल्ड देयर हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स नियर मर्सी लैंड टू द प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फ्लड। अब कुछ एक ट्रॉपिकल कंट्रीज एरिया में होता है, क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि ऊंचाइयों के ऊपर, जो टीले होते हैं, ऊंचाइयाँ होती है, कहीं हाइट वाली जगह होती है, टीले जिसको कह सकते हैं, उनके ऊपर अपने यानी कि सेटलमेंट करते हैं ताकि अपने आप को फ्लड से बचा सकें। इंसेक्ट्स एंड एनिमल पैट्स, ठीक है, आप समझ रहे हैं, मक्खी मच्छरों से, ठीक है, और फ्लड से और एनिमल पैट्स से बचा जा सके। आप गाँव को भी देख सकते हैं, गाँव के अंदर भी ऐसा होता है कि मोस्टली विलेजेस के बीच में आप देखना सेंटर पार्ट में ज़्यादा ऊंचाई मिलेगी। वो रीज़न क्या था कि अब मान लीजिए कोई वाइल्ड एनिमल है, पुराना समय था, उससे बचने के लिए फ्लड आ जाती थी तो ऊंचाई पर पैसे रहेंगे तो साइडों में पानी उसके अंदर नहीं घुसेगा और दूर दूर तक कम्प्लीटली उनको जो फ्रेश एयर भी मिलती रहेगी, दूर तक वो अच्छी तरह से अपनी साइट के अकॉर्डिंग दूसरे लोगों पर ध्यान भी रख सकते हैं। तो इस तरह का सेटलमेंट वहाँ हुआ करता था। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ओके, बाय।